तो हेलो बच्चों, दिस इज सूरज सर, आईआईटी मैथ्स फैकल्टी। आज के नए लेक्चर में आप सबका फिर से स्वागत है और एक दिन के गैप के बाद हमारा ये नया लेक्चर आ रहा है। तो आज के लेक्चर में हम कोशिश करेंगे सेट कंप्लीट कर दें। आज लगभग टोटल जितने भी टॉपिक्स बचे हुए हैं सब कुछ आज के लेक्चर में हम लोग क्लियर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला जो हमारे पास टॉपिक है आज का वो ये है, जो पिछली क्लास में हमने पढ़ रखा है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। उसका कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, कुछ पॉइंट्स है, उसको हम लोग समझ लेते हैं वो क्या होता है। सबसे पहले हमने कॉम्प्लीमेंट के बारे में क्या पढ़ा था बच्चों की, कॉम्प्लीमेंट अगर आपको निकालना है तो सबसे पहली बात क्या होना चाहिए, एक यूनिवर्सल सेट होना चाहिए। उस यूनिवर्सल सेट के रेफरेंस में हम लोग किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते थे। और जिसका मतलब क्या था कि अगर आपको किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो आप क्या करोगे, आप ये बोलोगे उस सेट में, उस पर्टिकुलर सेट में जितने भी एलिमेंट है उनको छोड़ दो या उनको निकाल दो, बाकी यूनिवर्सल सेट में जितने एलिमेंट बचेंगे वो अपने कॉम्प्लीमेंट में निकल के आंसर आते हैं। और कॉम्प्लीमेंट को हम लोग दिए गए सेट के डैश से या दिए गए सेट के पावर सी से रिप्रेजेंट करते थे, जिसका वैल्यू हमने पढ़ा था कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, या मैं अगर ए लेता हूं सेट का नाम तो आप ए डैश की वैल्यू क्या बताओगे, यू माइनस ए, यानी कि आपने यूनिवर्सल में से सेट ए को निकाल दिया, जो बच गया वो उसका कॉम्प्लीमेंट बचा। यही हमने समझ रखा था बच्चों। तो उन पे कुछ पॉइंट्स अपने पास है, उन पॉइंट्स को हम समझने की कोशिश करते हैं। जिसमें सबसे पहली बात क्या है अपने पास, अगर हम यहाँ डिस्कस करेंगे तो हमने बोला आपके पास कि अगर कहीं आपको लिखा हुआ है यहाँ पे देखिएगा, वन बाय वन एक एक पॉइंट हम समझते चलेंगे। अगर किसी ने हमसे पूछा कि अगर आपको यूनिवर्सल सेट का ही डैश निकालना है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो बच्चों ये तो कॉमन सेंस वाली बात आती है कि नहीं आती है। आप क्या बोलोगे, यूनिवर्सल सेट में सब कुछ रहता है तो इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि यूनिवर्सल में सब रहता है तो कॉम्प्लीमेंट में कुछ भी नहीं रहेगा। समझ सकते हो कि नहीं, बोल सकते हो ना कि अगर यूनिवर्सल में सब कुछ है तो उसके कॉम्प्लीमेंट में कुछ भी नहीं होगा, और जिसमें कुछ भी नहीं होता उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपली फाई बोलते हैं। फाई का मतलब वॉइड सेट हो जाता है। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब अगर हम इसी का उल्टा करके सोचें, हम इसी का उल्टा करके सोचते हैं, हमने बोला कि अब हमने क्या किया, फाई का डैश बोला। आपसे किसी ने बोला भाई फाई डैश बताओ कितना आएगा, तो फाई डैश के बारे में आपका क्या आइडिया आएगा, फाई में कुछ नहीं होता, फाई में कुछ नहीं होता, तो फाई डैश में क्या हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। और सब कुछ किस में होता है आपको पता है अच्छे से, सब कुछ किस में होता है, यूनिवर्सल सेट में। बात क्लियर है इतनी, चलो इतनी बातें क्लियर है तो हम आगे चलते हैं। अब हमने एक बात और रखी आगे आपसे कि हमने माना एक सेट है ए, एक सेट है ए, फिर हमने इसका कॉम्प्लीमेंट भी साथ में लिया। अब एक बात पहले आप यहां से बता दोगे ये कि जो एलिमेंट ए में होगा वो एलिमेंट इसके अंदर नहीं होगा, ये बातें क्लियर है हमको, या जो इसके अंदर होगा वो इसके अंदर नहीं होगा, ये हमें पता है। क्योंकि हम कॉम्प्लीमेंट जो निकालते हैं वो क्या निकालते हैं कि टोटल में से उस वाले को निकाल दो, जो बच गया उसका कॉम्प्लीमेंट बचा। तो किसी ने बोला कि हमको इसका यूनियन चाहिए, तो सोचो इसका यूनियन कितना आएगा। आप बोलोगे जो कुछ ए में था वो ए में है, ए डैश में क्या हो जाएगा, जो ए में है वो नहीं आएगा, बाकी सब कुछ आ जाएगा। तो यूनियन में से यानी यूनिवर्सल सेट में से हम बात करें, ये यू माइनस कौन होता है, ए होता है, कौन, ए डैश, और यहां पे लिखा हुआ है ए। तो बात एक बताओ बच्चों हमारे पास, यूनियन का मतलब क्या होता है, यूनियन का मतलब क्या होता है, ए भी और इधर वाला भी, इनका कॉमन भी। बात सही है कि नहीं, तो हम क्या बोलेंगे, ए को भी ले लो, ए डैश को भी ले लो, और ए डैश क्या है, यूनिवर्सल में से ए को निकाल दो। तो सोचो जो निकला हुआ था वो तो आ भी रहा है आंसर में ना, इसमें जो निकला हुआ था उसको में लेना भी है, मतलब ओवरऑल इसको निकालना ही नहीं है। एक तरफ से निकाला बट एक तरफ से हमने ले लिया, मतलब फाइनली इसका जो आंसर आ रहा है वो टोटली क्या आने वाला है, यूनिवर्सल सेट ही आने वाला है। बात शायद समझ आई आपको यहां तक। अच्छा समझ आ गई तो हम अगले पॉइंट की बात करते हैं। जो अगला पॉइंट है अपने पास वो ये है, जिससे आपने यूनियन लिया यहाँ पे, उसी तरह से हमने क्या बोला कि अगर हम इसका इंटरसेक्शन ले ले तो बात ये भी समझ आ गई हमारे पास। कैसे,
हमने बोला जिस सेट में की बात कर रहे हैं उस सेट के कॉम्प्लीमेंट और उस सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन होता ही नहीं। कैसे? क्योंकि उसी वही एलिमेंट को तो निकाल के हम कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं ना। कॉम्प्लीमेंट आप कैसे निकालते हो कि यूनिवर्सल में से उन सेट के सभी एलिमेंट को निकाल दो, जो बचेगा कॉम्प्लीमेंट बचेगा। मीन्स कॉमन तो कुछ आएगा ही नहीं, और जब कॉमन ही कुछ नहीं आएगा तो इसका आंसर कितना आएगा अपने पास? फाइनली रिजल्ट इज 5। इतना बातें क्लियर? अगर इतनी बातें क्लियर तो हम लोग इसके जस्ट बाद हम लोग क्या करेंगे, आज जो भी पढ़ेंगे सब बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स पढ़ेंगे, मतलब थोड़ा सा कंसेप्चुअल चीजें पढ़ेंगे। और अगर आपने उसको समझा तो बहुत अच्छी थ्योरी आपके साथ तैयार हो जाएगी सेट से रिलेटेड, और सेट में काफी कंफ्यूजन जो रहते हैं वो आपको दूर हो जाएगी। मैं चाहता हूं कि आप पूरा सीखो, और सीखने के लिए आपको पूरा कंसंट्रेट होकर वीडियो देखना पड़ेगा पूरी तरह से। ठीक है? जितने लोगों के पास भी ये वीडियो मेरा पहुंच रहा है उनको पूरी तरह से ये वीडियो देखना है और सीखना है सारी चीजें। क्लियर है? एक मुझे पता है एक टाइम ऐसा आएगा कि ये वीडियो सबके पास पहुंच जाएगा अप्रोक्सीमेटली। अभी तो शुरुआत है, आने वाले टाइम पे देखते जाइए कि मैं क्या क्या आप लोगों के लिए करता हूं। तो हमने शुरू किया सबसे पहले सेट के नेक्स्ट टॉपिक पे, और अगला टॉपिक है क्या है अपने पास? हमने बोला कि लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स, इनकी बात करते हैं हम लोग। चलो, इनकी बात कहां से शुरू होती है? दरअसल बात इनकी यहां से शुरू होती है कि इनके अंडर कुछ रूल्स आते हैं, कुछ लॉज आते हैं, और जिसमें फर्स्ट रूल हमारे पास या फर्स्ट लॉ होता है जिसको हम लोग बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। पहला लॉ क्या है? बस समझते चलिएगा वन बाय वन। ठीक? इनमें क्या होता है, दोनों इनपुट लेंगे, दो इनपुट से आउटपुट आएगा, बट दोनों इनपुट सेम सेम लेंगे, दोनों सेम सेम लेंगे। पहली बात करता हूं, सुनिए, मैंने इसका पहला पार्ट लिया, दोनों इनपुट सेम सेम। ठीक? बस क्या होना चाहिए अपने पास, अगर आपने इसका यूनियन निकाला तो कितना आएगा? यूनियन का मतलब क्या होता है? या तो ये या दोनों का कॉमन, या सीधा बोले तो इधर वाला भी और कॉमन वाला भी। तो यार इधर वाला लो या इधर वाला, मतलब तो सेम ही है, क्योंकि इसका आंसर एक सेट आएगा निकल के, और सेट के एलिमेंट रिपीट नहीं किए जा सकते। तो एक बार इसको थोड़ी लेंगे हम लोग। अगर इसको ले लिए तो इसको क्यों लेंगे? नहीं लेंगे ना। कॉमन की तो बात ही नहीं आती, क्योंकि कॉमन तो सारे एलिमेंट्स आने वाले हैं। फाइनली जो रिजल्ट आने वाला है, आप क्या बोलोगे? सीधा सीधा सर इसका आंसर आएगा कितना? ए। क्लियर है बात? ठीक है, अगर इतना क्लियर है तो सेकंड पॉइंट पे आते हैं। पहला लॉ के अंडर फर्स्ट ये सेकंड बात भी करता है। फिर से इनपुट दोनों सेम ही है। देखो अभी यूनियन की जगह हमने क्या ले लिया? इंटरसेक्शन। ए इंटरसेक्शन ए, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट। तो कॉमन एलिमेंट ऑफ बोथ सेट क्या आएगा? वही आएगा कि नहीं? ए का खुद के साथ कॉमन कितने आने वाले? वही सेम सेम। इसका भी आंसर क्या आने वाला है? ए। ये बोलता है आइडेम्पोटेंट लॉ। जैसे इस लॉ को हमने पढ़ा, उसी तरह से अपने पास एक सेकंड लॉ आता है जिसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी लॉ। इसी से मिलता जुलता होता है आइडेंटिटी लॉ। बस इस लॉ में क्या चेंज होता है वो समझ के रखते हैं हम लोग। ये आपको जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहली बात, इस लॉ का कहानी ये है, समझने का तरीका ये है कि इसका आउटपुट वही आता है जो इसमें से एक इनपुट होता है। जैसे कि हमने ए लिया ना, तो एक यही आएगा। बी, इसका भी ए लिया तो इसका आउटपुट ए आएगा। बस तरीका क्या होता है, एक बार हमने इसका यूनियन लिया किसके साथ? फाई के साथ। खुद सोचो भैया कि हमारे पास आंसर क्या आएगा। यूनियन का मतलब क्या होता है? यूनियन का मतलब ये है कि ए भी ले लो, ये भी ले लो, इनके कॉमन भी ले लो। तो ये ए तो ले लिया, चलो ठीक है। फाई में तो कुछ आता ही नहीं, तो उसको लेने की जरूरत ही नहीं। कॉमन तो कुछ आएगा नहीं, लेने की जरूरत ही नहीं। तो आंसर केवल क्या आएगा? ए। इसका इंटरसेक्शन निकाल लो यूनिवर्सल के साथ, और इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। तो कॉमन क्या आंसर आने वाला है? क्योंकि इसके अंदर ए भी रहता है, बहुत अलग अलग टाइप के सेट भी रहते हैं, तो ए भी इसी के अंदर है, तो कॉमन कौन आने वाला है? ए ही आएगा, क्योंकि ए तो इसके अंदर होता ही होता है। तो इनका कॉमन क्या आएगा? फाइनली ए आएगा। क्लियर है बात? अगर क्लियर है तो अगले पॉइंट पे चलते हैं, थर्ड रूल।
थर्ड रूल, हमारे थर्ड लॉ जो आएगा वो होता है, इसका नाम सुने होंगे आप लोग, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, दिस इज आवर थर्ड। कम्यूटेटिव का नाम अगर सुना जाए, समझा जाए, तो ये हमें समझ आता है उल्टा सीधा, सिमेट्रिसिटी होती है, सिमेट्रिक होता है, उल्टा सीधा सेम। दैट मीन्स हम समझते चलिएगा इसके आगे। अपना तीसरा रूल जो है, वो तीसरा रूल ये बोलता है कम्यूटेटिव लॉ। एक्चुअली यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ का मतलब थोड़ा बहुत तो जानते होंगे ना, 6, 7, 8, 9 में पढ़ा हुआ है। कम्यूटेटिव में क्या होता है, उल्टा सीधा, सिमेट्री होती है, सिमेट्री, उल्टा सीधा सिमेट्री। तो सेट के ऑपरेशंस में या सेट के अलजेब्रा में सिमेट्री कहाँ पाई जाती है, तो दरअसल बच्चों यहाँ पे पाई जाती है कि इसमें जो हमारा फर्स्ट रूल आएगा, सब में दो दो रूल है। इसका जो पहला रूल है, इसने बोला कि अगर आपने दो सेट लिया ए और बी, तो चाहे आप उसका यूनियन निकालो या उल्टा करके यूनियन निकालो, मतलब सेम है, यानी कि बी यूनियन ए, दोनों का आंसर सेम आने वाला है, कोई चेंजेस नहीं। यूनियन लिया तो चाहे आप सीधा लिखो या उल्टा लिखो, आंसर दोनों का सेम आएगा। इसका ए पार्ट हो गया, इसका बी पार्ट देख लो। सेम कहानी इंटरसेक्शन के लिए होता है कि चाहे आप ए इंटरसेक्शन बी लिखो या बी इंटरसेक्शन ए लिखो, बोथ आर सेम, बोथ आर सेम। समझे कि नहीं समझे? समझ गए तो आगे चले, और आगे चलते हैं तो नेक्स्ट रूल अपने पास क्या बोलता है। अगली जो बात आती है, उसने बोला एसोसिएटिव लॉ। अगले ने क्या बोला, एसोसिएट होना है हमें, और जब एसोसिएट होता है तो सेम, क्या बोलते हैं हम, एसोसिएशन जब भी होता है सेम ग्रुप के लोगों के साथ होती है, और सेम ग्रुप के लोगों के साथ होती है तो उसको मैं समझाने का तरीका बता रहा हूँ, मतलब आप इस तरह से समझ सकते हो। तो सेम ग्रुप के साथ होती है, तो मतलब मेरा कहने का क्या मतलब है, सेम ग्रुप में क्या बोल रहा हूँ, ए यूनियन बी यूनियन सी। सेम ग्रुप का मतलब ये है, जो भी आप यहाँ पे लगाओगे, यूनियन लगाओगे तो यूनियन यूनियन होना चाहिए, अगर आपने इंटरसेक्शन लगाया तो इंटरसेक्शन, दोनों सेम सेम होना चाहिए। अगर ऐसा है तो एसोसिएशन रूल बोलता है बी सी के साथ एसोसिएट हो, फिर जो रिजल्ट आए वो ए के साथ एसोसिएट हो, या पहले ए बी के साथ एसोसिएट हो जाए, फिर जो रिजल्ट आए वो सी के साथ एसोसिएट हो, मतलब सेम ही आंसर आएगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। मेरा सब कहने का मतलब समझे कि नहीं, बी सी से एसोसिएट हो, जो आंसर आए वो ए के साथ एसोसिएट हो, ठीक। जो आंसर आएगा वो किसके बराबर होगा, पहले ए और बी को आपस में एसोसिएट कर दो, यानी कि ए यूनियन बी एसोसिएट हो गए, फिर यूनियन सी अब अलग एसोसिएट हो गया, यानी कि ये जो आंसर आएगा वही आंसर ये भी आएगा। अगर ये समझ आया तो हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है इंटरसेक्स की कहानी, इंटरसेक्शन की कहानी। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू, पहले ए इंटरसेक्शन बी कर दो, जो रिजल्ट आएगा सी के साथ इंटरसेक्शन कर दो, बोथ आर सेम। समझे कि नहीं बच्चों? एसोसिएशन रूल जो होता है वो सेम टाइप के ऑपरेशंस में होता है हमेशा, याद रखिएगा, ऑपरेशन सेम होगा। तो ये सब चीजें आपके नोटिस करने वाली चीजें हैं और ध्यान में रखने वाली हैं। दो रूल अपने पास और है, दोनों रूल बहुत इंपॉर्टेंट है वो दोनों रूल, इसलिए इसको पढ़ाने के बाद हम उनको अलग से पढ़ रहे हैं अभी, जस्ट इसके बाद, ठीक है। देखिए, जब अपने पास अगले नंबर की बात आती है तो अगले नंबर में याद रखिएगा, जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी कैटेगरी में हो सकता है, किसी भी कैटेगरी का मतलब, वो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब समझ रहे हो ना, डिस्ट्रीब्यूट करना। अब आप ये नहीं डिफरेंस देखते किसको किसको देना है, किसको किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, आपके पास कोई सामान है डिस्ट्रीब्यूट करना है, थोड़ी है नहीं एक ही जैसे लोग होने चाहिए। अब तो किसी को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, प्रसाद है आप कितने लोगों को देते हो, इंसानों को देते हो, जानवरों को देते हो, पशु पक्षियों को, सबको देते हो ना, समझाने का तरीका बता रहा हूँ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी समझ सकते हो कि क्या हो सकता है, एक से ज्यादा ऑपरेशन। एक से ज्यादा ऑपरेशन का मतलब क्या समझा रहा हूँ, सुनो। पहला रूल बोलता है कि अगर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है तो अब डिस्ट्रीब्यूशन होगा। कैसे? तो डिस्ट्रीब्यूशन कौन करता है, बाहरी इंसान करता है, आके देता है, एक पूरा गोल होता है, पूरा एक ग्रुप होता है, उनको आके डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो आप कहोगे ठीक है, बाहरी कौन है, यूनियन। अब ये डिस्ट्रीब्यूट होगा किसमें, बी और सी में, यानी
ए यूनियन को डिस्ट्रीब्यूट करोगे बी और सी में। तो मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया, ठीक है यार। ए ने डिस्ट्रीब्यूट किया बी के साथ, सेम ए ने डिस्ट्रीब्यूट किया सी के साथ, ठीक है। बट बी और सी में जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ अभी भी रिलेशन वही होगा जो पहले था। कौन सा रिलेशन था? इंटरसेक्शन का। बातें कुछ क्लियर हुई? हाँ हो गई। तो आगे चलते हैं, अगली बात करते हैं। ए चेंज कर दो यार, बी यूनियन सी चेंज किया हमने। जब चेंज किया तो फिर से किसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा? इंटरसेक्शन को। किसमें? बी और सी में। तो ए ने पहले बी में डिस्ट्रीब्यूट किया, फिर ए ने फिर किस में डिस्ट्रीब्यूट किया? सी में। अब बी और सी के बीच में कौन सा रिलेशन था? यूनियन का। तो दैट इज आंसर इज दिस वन। प्रूफ की जरूरत नहीं है, विदाउट प्रूफ हम लोग ये डायरेक्टली रटेंगे। याद रखेंगे यार, दिमाग में कंसेप्ट याद रहना चाहिए। इसके बाद वाला अपने पास क्या रूल है, जिसको हम लोग बोलते हैं डी मॉर्गन लॉस, विच इज कॉल्ड एज डी मॉर्गन लॉस। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेट थ्योरी कि डी मॉर्गन लॉ क्या होता है, समझाऊंगा आज इसको आपको, सुनिएगा। डी मॉर्गन लॉ क्या बोलता है, इसका प्रूफ आपको मैं दूंगा। इसका मैं प्रूफ कराना चाहता हूं आपको। डी मॉर्गन लॉ बोलता है कि अगर आपके पास आपने दो सेट का यूनियन निकाला, फिर उनका कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहा, अगर आपने दो सेट का यूनियन निकालना फिर उनका कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहा, तो इसका आंसर लिखते समय आप कॉम्प्लीमेंट को सेपरेट कर सकते हो ए डैश और बी डैश में, बट यहां यूनियन की जगह भी क्या हो जाएगा? इंटरसेक्शन। समझ लेना ये बात। डी मॉर्गन लॉ यही बोलता है कि अगर आपने यूनियन निकाला, कॉम्प्लीमेंट लिया, तो चेंज हो जाता है साइन। यूनियन से इंटरसेक्शन बनता है। सिमिलरली अगर यही इंटरसेक्शन रहा होता, फिर आपने कॉम्प्लीमेंट निकाल दे आप, तो यहां से ए डैश का यूनियन बी डैश हो जाता, अलग अलग। ये डी मॉर्गन लॉ बोलता है। प्रूफ चाहिए क्या इसका? चलो प्रूफ कर लेते हैं। प्रूफ ले लेते हैं फर्स्ट का, सेकंड का आपके भरोसे छोड़ने सोच रहा हूं। सोचे आपके भरोसे, चलो नहीं छोड़ सकते, मुझे पता है। पहले हमने एलएचएस को लिया या आरएचएस को लिया। लोग दोनों तरफ से प्रूफ करते हैं, हम लोग यार एक तरफ से करना सीखते हैं, जो भी आप बोलो। चलो मैं एलएचएस से करता हूं ना, एलएचएस से। एलएचएस हमने एक सिंगल एलिमेंट चूज किया, मान लेते हैं, पूरा लिखो यार, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। मतलब हमने माना कि ए यूनियन बी में, सॉरी, ए यूनियन बी के डैश में बहुत सारे एलिमेंट रहते हैं, उन सभी एलिमेंट को हमने एक सिंगल नाम दे दिया, क्या? एक्स। ठीक है बात? चलो इतना बातें क्लियर है। अब मुझे ये बताओ बच्चों, अगर एक्स आपका लाई करता है ए यूनियन बी के डैश में, तो मुझे सोच के बताइएगा, अगर एक सेट है ए में जो भी एलिमेंट होगा, क्या वो उसके डैश में भी होगा? नहीं होगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट में जो एलिमेंट आते हैं, जो सेट के एलिमेंट में आते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं। उल्टा होता है ना वो। तो ए में जो एलिमेंट रहेगा वो उसके डैश में रहेगा नहीं, या जो डैश में है वो ए में नहीं रहेगा। तो मैं अगर बोल रहा हूं एक्स इसके डैश में है, इसके डैश में है, तो फिर तो मैं पक्का ये बोलूंगा एक्स अब नहीं रहेगा। किसमें? इसमें। अब इसमें रहेगा क्या? अगर डैश में है तो इसमें तो रहा ही नहीं होगा, तभी डैश में आंसर आया ना। अब इस कहानी को मैं पढ़ा चुका हूं आपको पिछले लेक्चर में। क्या पढ़ाया था? कि इससे ये आपको कंक्लूजन निकलता है कि अगर एक्स ए यूनियन बी में नहीं आया, तो आप क्या बोलोगे? अब एक्स ना तो ए में था, एक्स ना तो बी में था, दोनों में नहीं था, पक्का नहीं था। क्योंकि अगर दोनों में से किसी में भी रहा होता एक्स, तो पक्का इनके यूनियन में आता ही आता। मतलब यहां से कंक्लूजन निकल रहा है अपने पास कि एक्स ना तो ए में था, और यहां पे क्या बोलोगे? और एक्स ना तो बी में था, एक्स ना तो बी में था। ठीक है यार, फिर उल्टा समझते हैं, आगे चलते हैं। कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए बस। अब फिर से सोच के बताओ, अगर एक्स ए में नहीं है, तो क्या एक्स इसके
डैश में होगा, तो ऑब्वियस है होगा। अगर ए में नहीं है तो डैश में तो पक्का रहा होगा, क्योंकि हमको पता है जो ए में नहीं वो डैश में है, जो डैश में नहीं वो ए में है। ये दोनों उल्टे ही तो होते हैं, अगर ये इसमें नहीं तो ये इसमें होगा। एंड सोचिएगा, इधर की कहानी भी तो वही हो सकती है कि अगर यक्स बी में नहीं है तो यक्स किस में रहा होगा, फिर डैश में। अब फिर से आ गई लास्ट कहानी अपनी, समझ लो। एंड तो भूल जाओ, आप डायरेक्टली आंसर बताओगे कैसे। आप बोलोगे अगर यक्स ए डैश में भी है और अगर यक्स बी डैश में भी है तो पक्का यक्स ए डैश और बी डैश के कॉमन तो आना ही वाला, क्योंकि यक्स तो दोनों में उपस्थित है, और यक्स अगर दोनों में उपस्थित है तो उसके इंटरसेक्शन में ऑब्वियसली उपस्थित होगा। क्लियर है? यानी यहां से आपको कंक्लूजन क्या निकलता है कि यक्स पक्का किस में रहेगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। और हमने अभी अभी क्या पढ़ा कि हम सभी एक्स के लिए चूज किए थे, सभी एक्स के लिए, सभी एक्स के लिए मतलब इसके अंदर रहने वाले सभी एलिमेंट के लिए, यानी कि इसके अंदर के सारे एलिमेंट इसके अंदर भी रहते हैं। तो पहला स्टेटमेंट आप क्या बोलोगे कि अगर इस सेट के सारे एलिमेंट इसके अंदर हैं तो आप कहोगे भैया ए यूनियन बी का डैश सबसेट होगा किसका, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। कहोगे कि नहीं कहोगे? चलो एक स्टेटमेंट हमने प्रूव कर दिया, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है बात, एलएचएस लेके प्रूव किया आपने, इसी तरह आरएचएस लेके प्रूव करो। अब कहोगे अब थोड़ा सा आरएचएस की तरफ बढ़ते हैं भाई। किसकी तरफ बढ़ते हैं? आरएचएस की तरफ बढ़ते हैं। चलो आरएचएस की जब बात करते हैं तो हम तरीका वही लेके चलेंगे, बस मैं थोड़ा सा चेंजेस करता हूं। मैं मान लेता हूं वाई एक ग्रुप है पूरे एलिमेंट का, जिसका नाम एक सिंगल नाम हमने दे दिया वाई, फॉर ऑल वाई इसीलिए लिखा। फॉर ऑल का इसका मतलब क्या होता है, वाई का मतलब सारे वैल्यू को हमने एक सिंगल नाम दे दिया वाई। बिलोंग्स टू किस में, आरएचएस में क्या है बच्चों, ये है ना। चलो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, सही है। फिर आप क्या बोलोगे, अगर वाई इसमें भी है तभी इसके इंटरसेक्शन में आएगा, है कि नहीं? क्योंकि अगर इंटरसेक्शन में है तो पक्का इसमें भी रहा होगा और इसमें भी रहा होगा। तो आप क्या बोलोगे कि अब की बार तो वाई ए डैश में भी था एंड और वाई बी डैश में भी था। बताइएगा धीरे धीरे आप क्या बोलोगे। अब की बार अगर वाई ए डैश में है तो अब वाई पक्का ए में नहीं होगा, पक्का नहीं होगा। ए डैश में है तो ए में तो होगा नहीं, साथ में एंड की जगह एंड। अब कहानी वही सेम, फिर तो बी में भी नहीं होगा। और अगर वाई ए में भी नहीं है, वाई बी में भी नहीं है, तो पक्का वो यूनियन में तो अब आएगा ही नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। कभी आएगा नहीं। आप क्या बोलोगे कि अब ये 100% किसमें, ए यूनियन बी में तो आएगा ही नहीं, कभी नहीं आएगा। जब दोनों में ही नहीं है तो आएगा कहां से? यूनियन में आने के लिए या तो ए या तो बी में होना चाहिए, बट दोनों में नहीं आ रहा, तो यूनियन में तो पक्का नहीं आएगा। अब जब यूनियन में नहीं आया तो यानी कि इसका वैल्यू इसके अंदर नहीं है, मतलब इसके डैश में तो पक्का रहा होगा। फिर आप यहां से क्या बोलोगे कि भाई वाई फिर ए यूनियन बी में तो पक्का फिर था कि नहीं? अब अगर ए यूनियन बी में था, सॉरी डैश में ना, डैश में पक्का था। अभी सोचो, मैंने वाई के सभी एलिमेंट की बात किया हूं, ये सभी एलिमेंट, यानी इसके सभी एलिमेंट वाई का नाम लिया था, और इसके सभी एलिमेंट जो वाई आ रहा था वो किसमें भी है, इसमें भी उपस्थित है, इसके अंदर उपस्थित है। यानी मैं क्या बोलूंगा, इसका पूरा पूरा एलिमेंट इसके अंदर उपस्थित है। यानी आप यहां से क्या बोलोगे, हेंस ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश सबसेट ऑफ ए यूनियन बी का डैश। सही है, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। और अगर आप जाओगे ध्यान से बच्चों, सीखोगे, समझोगे, सबसेट की कहानी जब हम पढ़ा रहे थे तो हमने आपको एक बात बताई थी वहां पे
कि अगर ए सबसेट बी आता है और साथ में इसका उल्टा भी बनता है, तो ये ओनली पॉसिबिलिटी क्या होती थी कि ए बराबर बी। तो बस वही कहानी यहां भी लगानी है बच्चों कि ये इसका सबसेट फिर ये इसका सबसेट बन गया ऊपर, यानी यहां से आवर आंसर इज, हम क्या बोलेंगे कि जो पहला स्टेटमेंट मॉर्गन ने दिया था, दी मॉर्गन ने, कि ए यूनियन बी का डैश इक्वल टू ए डैश यूनियन इंटरसेक्शन बी डैश। तो हमने पहली कहानी प्रूफ कर दी, इट हैज प्रूव्ड। अब मैंने पहली कहानी जैसे प्रूव्ड की, वैसे ही आपको सेकंड कहानी प्रूव करनी है खुद से। खुद से करोगे तो ही सीखोगे, तरीका आपके सामने है, यही तरीका लगाना है, दूसरा तरीका नहीं लगाना है। ठीक है, अगर इतनी कहानी समझ आ गई तो हम कुछ प्यारे प्यारे क्वेश्चन इन्हीं की तरह करते हैं, क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो दो इसी तरह से हमने प्रूफ और लिए हैं। प्रूफ करने का तरीका आप सीख लो ताकि ऐसे क्वेश्चन आए आप करना सीख जाओ। दी मॉर्गन में हमने अच्छी तरह से समझ लिया, बट अभी दो और ले लिया हमने करने को, इसको देखते हैं कैसा करते हैं। पहला क्वेश्चन इन्होंने लिखा है कि अगर a माइनस बी है तो इसका वैल्यू ये भी होता है, प्रूफ करके दिखाओ। तो प्रूफ कर लेते हैं यार उसी तरीके से। तो हमने उसी को फॉलो किया सेम तरीके से। हमने माना कि यहाँ पे पहले LHS के लिए हमने सॉल्व किया। हमने बोला लेट फॉर ऑल एक एक्स लिया बिलोंग्स टू a माइनस बी। शुरुआत किया यहां से ना। आप क्या बोलोगे, अगर x a माइनस बी में लाई करता है तो सोचिएगा, कंसेप्ट सोचिए। a माइनस बी का जो आंसर आता है वो किसका एलिमेंट होता है, a का एलिमेंट होता है, वो तो b का होता नहीं ना। डिफरेंस मैंने सिखाया था आपको, मैंने बताया था कि इसका जो रिजल्ट आएगा वो पक्का उसमें कौन होगा, केवल और केवल a का एलिमेंट होगा, b का एलिमेंट नहीं। क्या हमने सीख रखा है भी है ना, इसका आंसर a वाला ही आएगा, जो b में ना हो वो वाला आंसर आता है। यानी हम इसके बारे में क्या बोल सकते हैं, इससे ये रिजल्ट निकलता है कि x पक्का किस में था, a में था, बट या एंड x आपका किस में नहीं था, b में नहीं था। और अगर b में नहीं था तो आप क्या बोलोगे, x a में भी है एंड अब x b में नहीं है तो किस में होगा, b डैश में होगा। और अगर b डैश में दोनों में है, a में भी है b डैश में भी है, तो कॉमन आएगा पक्का। तो अब तो ये इसके इंटरसेक्शन में तो पक्का ही होगा। अर्थात आप क्या बोलोगे कि इसके सभी एलिमेंट इसके अंदर हैं, क्योंकि इसके सभी एलिमेंट को मैंने सिंगल नाम दिया था x, और वो x इसके अंदर है, मतलब इसका पूरा पूरा एलिमेंट इसके अंदर है। यहां से हमने बताया कि a माइनस बी सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b डैश, एक्सप्रेशन नंबर 1। अब हमें क्या करना है, RHS को प्रूव करके एक्सप्रेशन नंबर 2 लाना है। हम इसमें तो कर दे रहे हैं, उस वाले में केवल एक साइड करके सॉल्व करेंगे हम लोग। तो हमने बोला ठीक है, अब हम दूसरा एलिमेंट लेते हैं, नाम ही चेंज कर दिया, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b का डैश। ठीक है, आप क्या बोलोगे, अगर y इनके इंटरसेक्शन में आया हुआ है तो y पक्का और पक्का a में भी था, साथ में y पक्का और पक्का b डैश में भी था। और अगर y दोनों में था तो आप क्या बोलोगे, a में तो है बट आप क्या बोलोगे, अब y आपका पक्का b में नहीं होगा, अगर b डैश में है तो b में तो नहीं होगा। अब ये सोचिए, अगर y a में है बट y b में नहीं है, तो हम तो ये बोल सकते हैं कि इसमें है इसमें नहीं है। तो मैं माइनस अगर कर दूं, a माइनस बी करूं, तो a माइनस बी का रिजल्ट कौन आता है, a के एलिमेंट आते हैं जो b में ना हो। तो y तो b में है नहीं, बट y a में है, मतलब आंसर y आएगा। यानी मैं बोलूं a माइनस बी से जो आंसर आएगा वो y आएगा। यानी मैं बोलूं तो y का किस में बिलोंग करेगा, इसमें करेगा कि नहीं। अर्थात हमने बोला इसका जो पूरा पूरा एलिमेंट y है वो इसके अंदर भी लाई करता है। यानी कि हम बोलेंगे यहां से कि a इंटरसेक्शन b डैश सबसेट ऑफ किसका होगा, a माइनस बी। और एक ये स्टेटमेंट और एक ये स्टेटमेंट एक साथ अगर सही हो रहे हैं, इनसे हमारा कंक्लूजन क्या निकलता है कि पक्का और पक्का a माइनस बी का वैल्यू
ए इंटरसेक्शन बी डैश के बराबर आएगा। बात इतना हो गया खत्म। समझ गए शायद आप सब। अगर ये समझ गए तो हमने इसका एलएचएस शुरू किया। मैं कोशिश की आपको समझाने के लिए। और एलएचएस इसका क्या है बच्चों, हमने सेम तरीका हमने बोला फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी। इतनी बातें खोज करने के बाद हमने बोला कि यहां से हमें कंक्लूजन निकलता है कि बीच में माइनस लगा हुआ है, मतलब एक्स ए का एलिमेंट था, एक्स पक्का इसका एलिमेंट नहीं था। डिफरेंस वाला तरीका, क्योंकि डिफरेंस से जो आंसर आता है वो लेफ्ट साइड वाले सेट का आंसर आता है। यानी कि एक्स केवल और केवल किसके अंदर था, ए के अंदर था, तो हम बोलेंगे कि एक्स पक्का ए में था एंड एक्स पक्का किस में नहीं था, बी इंटरसेक्शन सी में। ये इसके अंदर नहीं था ना। अब अगर इसके अंदर नहीं था तो x बिलोंग्स टू a एंड आगे बात करेंगे, x अगर इसके अंदर नहीं है तो पक्का कुछ गलतियां हुई होंगी। और वो गलतियां क्या थी कि x इंटरसेक्शन में नहीं आया का मतलब क्या होता है कि b और c में x कॉमन नहीं रहा होगा, तभी आंसर नहीं आया। हो सकता है x b में रहा हो, c में ना रहा हो, या तो हो सकता है x c में रहा हो, b में ना रहा हो। तो ऑप्शन बन रहा है और वाला, यानी हम बोलेंगे x या तो b में नहीं था या तो x किस में नहीं था, c में नहीं था। अब हमारे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे एक बात समझने वाली है। अगर आप ज्यादा ना सोचते हुए एक बात अपने दिमाग में रखो कि एंड को समटाइम्स हम लोग इंटरसेक्शन से बात करते हैं और को हम लोग समटाइम्स क्या बोलते हैं, यूनियन। अगर इसमें ध्यान से देखो तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा सकते हैं। कैसे डिस्ट्रीब्यूटिव कैसे लगता है, अलग अलग होता है साइन तब। और डिस्ट्रीब्यूटिव क्या बोलता है कि बाहर वाला सेट अंदर वाले सेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है, कौन सा, अपने पास वाला साइन को। यानी मैं बोल सकता हूं यहाँ पे कि x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू, ये मैं बोला एक ब्रैकेट में मैं लिखना चाहता हूं, और फिर क्या बोलूंगा, x बिलोंग्स टू a तो है ही, बट फिर से एंड इसके साथ आएगा क्योंकि एंड को ही दोनों को देगा, एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू c। अगर ये कहानी यहां तक समझ आ गई तो x a का एलिमेंट है बट x b का एलिमेंट नहीं है, तो पक्का x किसका एलिमेंट होगा, a माइनस b का होगा कि नहीं साथ में। और की कहानी आती है तब पक्का x एलिमेंट होगा, a का है बट c का नहीं, मतलब ये c का। अब आखिरी कहानी, x अगर या तो a का है, x या तो इसमें है, या तो इसमें रहा होगा या तो इसमें रहा होगा, दोनों में से किसी एक में भी रहा होगा, तो x पक्का किस में आएगा, a माइनस बी यूनियन a माइनस सी। यही तो लाना था राइट साइड। दिस इज आवर आंसर। यानी हम क्या बोलेंगे, ये इसका सबसेट है। उल्टा आप कोशिश करो सॉल्व करने की, और आप कोशिश करोगे तो सीखोगे। दो हमने क्वेश्चन आपको दे दिए, आप करो इसको, नहीं आएगा तो हम डिस्कस करेंगे इसको कभी बाद में। तो इसके बाद जस्ट कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, और उस इंपॉर्टेंट टर्म्स को मैक्सिमम टाइम हम लोग वेन डायग्राम से सॉल्व करते हैं और उससे आसान हो जाते हैं क्वेश्चन हमारे। बट कभी कभी अगर आपको यूज करना पड़े सॉल्व करने के लिए, अगर आपको जरूरत पड़े, तो हम उस जरूरत को पूरी करने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं ये फार्मूला। ठीक है, फार्मूला दिमाग में रखिएगा, मैक्सिमम टाइम आप वेन डायग्राम से क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे। क्लियर है कि नहीं बात? चलो क्लियर है तो आगे चलते हैं। याद रखिएगा हमेशा सबसे पहले क्या, इधर आते हैं। इधर आने के लिए हमने अगर कभी दे दिया एन ए यूनियन बी, देखो इन सबका प्रूफ है, प्रूफ पढ़ के हम लोग फालतू कंफ्यूज नहीं होंगे, हम सीधा याद करेंगे इन चीजों को। एन ए यूनियन बी के बारे में तो हमेशा याद रखेंगे, हमने एन ए लिखना है, एन बी लिखना है, माइनस करना है इंटरसेक्शन वाले को। कोई पूछेगा ऐसा क्यों करते हो, तो कॉमन सेंस लगा लेना।
ए यूनियन बी में जो होता है वो ए के एलिमेंट आते हैं, बी के एलिमेंट आते हैं, कॉमन वाले भी एलिमेंट आते हैं ना। तो मैंने बोला इसके अंदर जो भी एलिमेंट आएंगे ए का भी आएगा, बी का भी आएगा। हमने माइनस अगर क्यों कर दिया इंटरसेक्शन को, कॉमन वाले को माइनस क्यों किया? अगर देखा जाए तो अगर कुछ एलिमेंट कॉमन है तो यहाँ पे भी ऐड ऑन हो गया और यहाँ पे भी ऐड ऑन हो गया। दोनों जगह अगर वो ऐड ऑन हो गया तो 2 बार हमने काउंट कर लिया उनको। और क्योंकि इसमें अंदर एक ही बार आता है कॉमन वाला, एक बार, 2 बार रिपीट नहीं होता एलिमेंट्स। बट अगर ये लिखने का तरीका बोला जाए तो इसमें हमने दोनों को 2 बार लिख लिया है, कॉमन एलिमेंट्स को 2 बार लिख लिया। तो उस 2 बार को एक बार हमने कम कर दिया, इसलिए हम लोग एक बार क्या करते हैं, इसमें माइनस करते हैं। अगली कहानी जो है, अगली कहानी की बात करी जाए अगर, तो हम लोग इसके बारे में क्या समझते हैं? हम लोग ये बोलते हैं कि इसके अंदर से जो रिजल्ट आता है वो ए का एलिमेंट आता है, बट वही एलिमेंट आता है जो बी में नहीं रहता, या ऐसा बोल सकते हैं कि ए का आंसर ही आता है बट जो कॉमन होता है दोनों में वो कट के निकल जाता है। यानी आप क्या बोलोगे, इसका आंसर पक्का ए वाला ही आएगा, बट इन दोनों में जो जितने एलिमेंट कॉमन होंगे वो निकल जाएंगे। यानी ए इंटरसेक्शन बी के जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो निकल जाएंगे। तो इसका आंसर कितना आएगा अपने पास, एन ए माइनस कॉमन वाले एलिमेंट्स को निकाल दो। इसकी मदद लेंगे और इसकी मदद लेके इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि इसका मतलब आपने क्या पढ़ा है, एन, उसके बाद इसका मतलब क्या होता है, ए माइनस बी और यूनियन बी माइनस ए। अब इसको लिखने का तरीका इसके हिसाब से होगा, इसके हिसाब से होगा क्योंकि यूनियन है तो यूनियन वाली कहानी लगेगी। इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, तो हम लिखेंगे एन ए माइनस बी प्लस एन बी माइनस ए, और माइनस करोगे आप क्या कि इन दोनों में कॉमन कितना आएगा। और ये कहानी लिखने की जरूरत नहीं है, कैसे, हमने ये सब चीज डिस्कस किया है, किनके इनके बीच कुछ कॉमन आएगा ही नहीं, और कुछ कॉमन नहीं आएगा तो एक भी एलिमेंट नहीं आएगा। यानी कि ये वाला हिस्सा इस केस में कितना आएगा, 0। तो अगर ये 0 आया तो आप मुझे इसका आंसर बताओ। चलो यहां से सोचना शुरू करो आप, यहां से इसके हिसाब से अभी अभी ऊपर किया आपने, इसको हम लिखेंगे एन ए माइनस दोनों में जो इंटरसेक्शन कॉमन आएगा एलिमेंट निकाल देंगे। सिमिलर तरीके से मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं बोलूंगा इसका जो आंसर आएगा बी का आएगा, बट कॉमन जो दोनों में होगा वो निकल जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी लिखो या बी इंटरसेक्शन ए, दोनों का मतलब सेम होता है, पढ़ चुके हम लोग। यानी कि अगर बात करें तो एन ए प्लस एन बी माइनस दोनों सेम सेम 2 बार, यानी कि 2n टाइम्स ऑफ, सॉरी n टाइम्स नहीं, इतना होगा, सही है। फार्मूला जनरेट हो गया, इसका फार्मूला आ गया। तीसरा वाला फार्मूला लॉन्ग है थोड़ा यार, तीसरा बाद में लिखते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। इसने बोला है ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट आएंगे, आप क्या बोलोगे, इसका डैश में चाहिए ना, तो आप बोलोगे कि यूनिवर्सल में जितने रहे होंगे उसमें से यूनियन वाले निकाल दो, बच किसके जाएंगे, उसके डैश वाले बच जाएंगे। क्लियर। इसी में कभी कभी पूछने का तरीका वो चेंज कर सकता है, एन ए डैश इंटरसेक्शन ले ले, चलो ये ले लेते हैं। तो इसको निकालने के लिए पहले आप क्या करोगे, इसका डी मॉर्गन यूज करोगे, और डी मॉर्गन यूज करोगे तो क्या लिखोगे कि ये पक्का पहले ऐसा लिखा हुआ था और इसको हमने लिखा किस तरह से, ऐसा, ये ऐसा लिखा जा सकता है ना, यूनियन इंटरसेक्शन में बदलता है, इंटरसेक्शन यूनियन में बदलता है। अब अगर आपको ये चाहिए तो आप सीधा वही कहानी लगाओगे, यूनिवर्सल वाले में से इसको निकाल दो, इसके डैश वाले बचेंगे, यानी कि n टाइम्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इतनी बातें क्लियर हो गई, इतनी बातें क्लियर हो गई तो हम इसकी कहानी पे आते हैं। इसकी कहानी क्या बोलती है, इसकी दरअसल स्टोरी ये है कि अगर आपको उसकी वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आप ध्यान दे लो। इसका जो आंसर आएगा वो ये आएगा बच्चों, पहले तो आएगा एन ए, फिर आएगा एन बी, फिर आएगा एन सी। पहले तीनों को जोड़ो, फिर दो दो में जो कॉमन है उनको निकालो, दो दो में जो कॉमन है उनको निकालो, ए इंटरसेक्शन बी, एन बी इंटरसेक्शन सी, और एन ए इंटरसेक्शन निकाला। और फिर उसके बाद इसमें क्या कर दो,
तीनों में जो इंटरसेक्शन है उनको जोड़ दो। दिस इज आवर आंसर फॉर दिस एक्सप्रेशन। अगर आपको फाइंड आउट करनी है यूनियन में तीन तीन सेट के लिए तो ये लगाओ, बट हम लोग मैक्सिमम टाइम हमने बोला है कि वेन डायग्राम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जिसमें नहीं होगा उसमें हम लोग देखेंगे, इसका फार्मूला यूज करेंगे, कर लेते। तो मेरे टैलेंटेड बच्चों, ये क्वेश्चन लिखा हूं मैं, ध्यान से देखो, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इस क्वेश्चन में लिखा है कि अगर एक सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 3, सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 6, तो आपको बताना है मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स और मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो सकते हैं ए यूनियन बी में। ए यूनियन बी में मिनिमम और मैक्सिमम कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं, सोचिएगा। आप कहोगे ठीक है यार, निकाल लेते हैं एन ए यूनियन बी। आपने फॉर्मूला पढ़ा एन ए प्लस एन बी माइनस एन, कितना ए इंटरसेक्शन बी। इसी में वैल्यू निकालनी है ना, किसके कितने एलिमेंट आएंगे। ठीक है, रख दो वैल्यू 3 6 माइनस ए इंटरसेक्शन बी 6 3 9 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। बात यहां से आती है, पहला क्या, एन ए यूनियन बी का वैल्यू ये आया। पहली कहानी किसको निकालेंगे, मिनिमम निकालें। चलो मिनिमम निकालते हैं कि मैक्सिमम निकालें, मैक्सिमम निकालें। चलो अच्छा, हमने बोला ए यूनियन बी में मैक्सिमम कितने आते हैं वो देखते हैं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये बताइए, अगर आपको इसमें मैक्सिमम चाहिए तो ये तो बदला नहीं जा सकता, तो फिक्स हो गया है। बदलोगे किसकी वैल्यू, इसकी। तो इसकी ज्यादा वैल्यू पाने के लिए इसमें से कम वैल्यू माइनस करोगे, सबसे कम वैल्यू माइनस करोगे, तो अच्छी सी वैल्यू माइनस करो, खत्म है। तो आप पॉसिबिलिटी खोजोगे दिमाग में कि क्या ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है, सबसे कम कितना कॉमन हो सकता है। तो आपको तो पता है, एक भी कॉमन मत करो ज्यादा पाने के लिए, कुछ भी कॉमन ना करो, और कुछ भी कॉमन ना करो तो आंसर कितना आएगा। तो इसकी मैक्सिमम चाहिए तो बहुत छोटा वैल्यू माइनस कर दो। इसकी सबसे छोटी वैल्यू क्या हो सकती है, कॉमन की बात कर रहे हैं, कॉमन कुछ भी मत रखो, बड़ी वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि सबसे छोटी वैल्यू माइनस करोगे सबसे बड़ी वैल्यू मिलेगी। इतने वाला 9। अब अगर ये समझ आ गया, चलो आगे चलते हैं ना। हमने बोला अब मुझे इसके अंदर सबसे कम वैल्यू चाहिए, मिनिमम, ये तो फिक्स है 9 माइनस। आप क्या बोलोगे, अगर मिनिमम चाहिए, कम चाहिए, कम, तो बड़ी वैल्यू माइनस करोगे। बड़ी का वैल्यू का मतलब इसका सबसे ज्यादा कितना हो सकता है, तो ए इंटरसेक्शन बी में सबसे ज्यादा नंबर कितना आ सकता है। जबकि आपको पता है ए के अंदर 3 एलिमेंट है, बी के अंदर 6 एलिमेंट है। तो सोचो बच्चों, कॉमन एलिमेंट मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, इसके अंदर 3 ही है, इसके अंदर 6 है, तो कॉमन कितने हो सकते हैं मैक्सिमम, 3 ही हो सकते हैं। मत बोल दीजिएगा 6 हो सकते हैं, दोनों में बात करनी है कॉमन। इसके अंदर जब 3 ही है तो 6 कॉमन कैसे आएगा, इसके अंदर 3 है, इसके अंदर 6 है, तो कॉमन एलिमेंट्स कितने बन सकते हैं मैक्सिमम, केवल 3, जो कि इसके अंदर है। यानी कि मैक्सिमम इसका अगर हमें पूछा जाए तो 3 आएगा, तो 9 माइनस 3 इज 6। यानी कि जो पूछा गया क्वेश्चन है कि इसके अंदर हमारे पास मिनिमम और मैक्सिमम कितने एलिमेंट लाई कर सकते हैं, तो 6 मिनिमम और मैक्सिमम 9 एलिमेंट लाई कर सकते हैं। उसके बीच में कुछ भी एलिमेंट हो सकता है। आई होप ये चीजें क्लियर हुई। कुछ बच्चों को ये कभी कभी मैं देखता हूँ लोग यूज करते हैं डायरेक्टली आंसर। देखो एन ए यूनियन बी, इसका मतलब ये नहीं होता, याद रखिएगा, ये गलत है, ये ऐसा नहीं होता, इक्वल नहीं होता। समटाइम्स हो सकता है, समटाइम्स नहीं। आप अगर बोलना चाहोगे तो ए ये लेस आर इक्वल टू इतना होता है, इक्वल हो सकता है या तो हमेशा छोटा होता है, क्योंकि यूनिवर्सल के अंदर सब कुछ होता है। तो ये चीजें गलती मत करिएगा किसी क्वेश्चन में, मैं आपको पहले से समझा दे रहा हूँ, बाकी क्वेश्चंस लेंगे तो हम समझाएंगे आपको। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्होंने दिया है एक यूनिवर्सल सेट है जिसके अंदर 700 एलिमेंट है, टोटल 700 एलिमेंट्स, एंड एक सेट उससे लिया गया है ए जिसमें 200 एलिमेंट्स है, बी 300 एलिमेंट्स है, इनके बीच कॉमन एलिमेंट्स कितने हैं, 100 एलिमेंट्स है। ठीक, तो हमको निकालना क्या है कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश में कितने एलिमेंट्स आएंगे, जिसका फॉर्मूला हमने पहले पढ़ रखा है। क्या निकल सकता है, अगर हम इसी को सेकंड फॉर्मेट में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे कि एन ऑफ ए यूनियन बी का डैश बनेगा, ये यही बनेगा ना,
और इसकी कहानी क्या पढ़े थे हम लोग कि डैश का चाहिए, आप बोलो यूनिवर्सल में से हम लोग क्या करेंगे, सीधा ए यूनियन बी को माइनस कर देंगे। और अभी अभी हमने पढ़ा है इसका वैल्यू कितना, 700 दिया हुआ है। और इसके फार्मूले तो हमने पढ़ रखे हैं, क्या होता है एन ए प्लस एन बी और माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो देखो कभी कभी फार्मूले की तो जरूरत पड़ेगी हमको आसान बनाने के लिए क्वेश्चन। 100 माइनस इसका वैल्यू 200, इसका वैल्यू 300 माइनस 100, आपके पास आंसर कितना आएगा 700। 2 3 500 माइनस आंसर इज 300। ये हमारा आंसर हुआ। आई होप कि आपको समझ आ गया, क्वेश्चन बड़ा आसान था, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे क्वेश्चंस का, ठीक है। तो हमने एक अच्छा क्वेश्चन लिया आप लोगों के लिए, और वो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि अगर आपके पास किसी सर्वे में ये पाया गया कि 63% ऑफ अमेरिकन्स लाइक चीज, यानी कि अमेरिका के कुछ लोग हैं जिसमें से 63% लोग क्या करते हैं, चीज लाइक करते हैं, एंड 76% लाइक किसको करते हैं, एप्पल को लाइक करते हैं, जिसमें से X% लोग ऐसे हैं जो कि दोनों लाइक करते हैं, जो कि दोनों लाइक करते हैं, यानी एप्पल्स को भी लाइक करते हैं और अपने पास चीज को भी लाइक करते हैं। तो ऐसी पॉसिबिलिटी बताइए कि x का जो वैल्यू होगा वो किस इंटरवल में लाइक करेगा। इसमें 4 ऑप्शंस थे, हमने ऑप्शंस को हटा दिया, हम सॉल्व करके देखते हैं कितना आंसर आएगा। सबसे पहली बात, अगर हम बात करें तो टोटल नंबर ऑफ पर्संस को अगर हमें मानना पड़े तो हम क्या बोलेंगे, टोटल कितने रहेंगे, 100% रहेंगे। यू की बात करूं मैं, एन यू कितना होगा 100%। तो हम सिमिलरली बात करते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन में। सबसे पहली बात हमें पता है कि एन ऑफ यू की जो बात करेगा वो कितनी बात करेगा, 100% की। अब उसमें से मैंने अलग अलग नाम दे दिया, मान लेते हैं चीज के लिए हमने ए का नाम दिया, चीज वाले कितने लोग हैं 63%, और अपने पास एप्पल वाले कितने लोग हैं, उनको बी से नाम दिया 76%, एंड दोनों में कॉमन एन ए इंटरसेक्शन बी, कॉमन की हमारी जो बात आ रही है उसके अंदर कितने लोग हैं, X% लोग हैं। तो सबसे पहली बात सुनिएगा बच्चों, हमेशा हम ध्यान रखेंगे। अभी अभी मैंने एक बात आपसे डिस्कस की थी, वो बात ये थी कि हमको पता है कि A यूनियन B में हमेशा जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे वो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट से या तो कम हो सकते हैं या तो उसके इक्वल हो सकते हैं। ये बातें हमें क्लियर है? अगर क्लियर है तो हमको पता है यहां से कि इसकी वैल्यू जो होती है एन ए प्लस एन बी, और माइनस क्या होती है हमारे पास एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये लेस आर इक्वल टू कितना आएगा, इसकी जगह चलो 100 लिख देता हूं, टोटल 100 होगा। इनकी वैल्यूज रखता हूं, इसके क्या दिया है 63, इसका क्या दिया है 76, इसका क्या दिया है x, लेस आर इक्वल टू 100। सही है इतना? हमने बोला ठीक है, यहां तक करते हैं। दोनों को ऐड किया तो 639 और 67 कितना हो जाएगा 130, माइनस एक्स लेस आर इक्वल टू 100। बात करें तो हमने x को ट्रांसफर किया उधर, 100 को इधर, तो अपने पास क्या बचेगा 39 लेस आर इक्वल टू x। इतनी बातें क्लियर है? बातें इतनी क्लियर है ना? अब इतनी बातें अगर क्लियर है तो हम एक बात और बोल सकते हैं कि अगर कोई आपसे पूछे कि चीज खाने वाले लोगों में, एप्पल खाने वाले लोगों में मैक्सिमम कितने लोग कॉमन हो सकते हैं, मैं इसकी बात करूं तो सोचिएगा, अभी पिछला क्वेश्चन हमने किया तो मैक्सिमम कितने लोग कॉमन हो सकते हैं। इसके अंदर 63% लोग हैं, इसके अंदर 76% लोग हैं, तो कॉमन कितने आ सकते हैं, मैक्सिमम तो इतने ही आ सकते हैं। जैसे मैं बोलूं कि आपके पास एक घर में 1 है 2 है और 3 रहता है, और दूसरे घर में 1 है 2 है 3 है 4 है 5, 5 लोग हैं इसमें, तो कॉमन कितने आ सकते हैं बच्चों? जो कम लोग हैं ना, 3 और 3 कॉमन आएगा बस। यही बात मैं समझाना चाहता हूं कि इसमें 63% लोग हैं, इसमें 76, तो कॉमन मैक्सिमम कितना आ सकता है? आप क्या बोलोगे? 63% मैक्सिमम कॉमन हो सकते हैं। यानी कि अगली बात हम लोग यहाँ पे अप्लाई यही करेंगे कि अगर किसी ने बोला कि कॉमन एलिमेंट ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी क्या हो सकता है, तो आप क्या बोलोगे? ये या तो
63% हो सकता है या तो उससे छोटा होगा 100%। क्लियर है बात कि नहीं? मैक्सिमम ये इतना हो सकता है, बट इतना के साथ साथ ये कम भी हो सकता है। ऐसा थोड़ी है कि उतना ही होगा, मैक्सिमम इतना हो सकता है बट उससे कम ही हो सकता है। तो मैंने वही लिखा कि ये मैक्सिमम इतना हो सकता है या उससे कम होगा। अब इसी की वैल्यू आपको क्या दे रखी है इसने कि x लेस आर इक्वल टू 63। दोनों को कंबाइन कर दो, आपको क्या बोला गया कि x का वैल्यू पक्का 39 के बराबर या 39 से बड़ा हो सकता है, बट 63 के बराबर या 63 से छोटा। यानी ओवरऑल जो फाइनल आंसर की बात करें हम लोग, हम बोल सकते हैं कि x का वैल्यू हमारे पास 39 से लेके 63 के रेंज में रह सकता है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा, और क्वेश्चन काफी अच्छा था। मैं चाहता हूं कि आप इसको अच्छी तरह से समझ के जाना जब भी समझना, ठीक है। इसके बाद हम जो अगला लेक्चर लेंगे उसमें भी क्वेश्चंस बहुत सारे लेने वाले हैं इसी चैप्टर से। चैप्टर आपको ओवर हो चुका है। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ऑर्डर्ड पेयर पढ़ेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ेंगे, रिलेशन फंक्शन स्टार्ट कर देंगे। जो रिलेशन फंक्शन हम पढ़ने वाले हैं उसमें हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे 11th का कंप्लीट पहले करेंगे रिलेशन फंक्शन। आफ्टर दैट मैं क्लास 12th का भी रिलेशन उसमें कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा, ठीक है, उसी सीरीज में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहो। आज के लिए आपका बस इतना काफी है, ठीक है। ऑल द बेस्ट।